आज की खबर एक ऐसा चैनल जो सच्चाई को दिखाता है, खबरों को सही समय पर दिखाता है, पूरी जांच पड़ताल करके दिखाता है। हम आज की खबर के सभी चैनल के प्रबंधन तंत्र को, सभी लगे हुए मीडिया कर्मियों को, उसके रिपोर्टर्स को, संपादकों को, कैमरामैन को शुभकामनाएं देता हूं और सभी उसके जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, मोदी गवर्नमेंट के 8 साल पूरे हो गए हैं। विकास की एक बात कही गई थी, आपके देखने में विकास की जो गति है वो कैसी है? क्या कुछ विकास डेवलपमेंट हो रहा है? देखिए कि विकास सीधे सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक सूचकांक है। एक तरीके से विकास का सूचकांक अर्थव्यवस्था है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो रही है हम सब लोग देख रहे हैं। जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था 2014 से पहले विश्व की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं थी, उसमें सबसे कमज़ोर 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत 5 अर्थव्यवस्थाओं में हमारी अर्थव्यवस्था शामिल हो गई है। तो ये अगर विकास देश में नहीं हुआ होता तो अर्थव्यवस्था इतनी दिन दूनी चार चौगुनी तरह नहीं बढ़ती। दूसरा, विकास का जो तरीका माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनाया है, उसको कभी उस तरीके से विकास इस देश में किया ही नहीं गया है। वह विकास इस देश की हमारी जो सभ्यता, संस्कृति और हमारे लोगों की सोच विचार के आधार पर उनका विकसित किया गया है। ये नहीं कि पाश्चात्य संस्कृति लाकर और विकास का जो फूहड़ता लाने का काम इस देश में हो रहा था, उसको बंद करके हमारी अपनी सोच के हिसाब से विकास भारत में किया गया है। इसमें गांव-गांव के लोगों को संतृप्त किया गया है और गांव के जो गरीबों को आवास देने का काम किया गया। जो हमारी माताएं बहनें 2014 से पहले अभी भी देश के कितने साल आज़ादी के बाद भी खेतों में जाकर शौच करने के लिए विवश थीं, उनको आज़ादी देने का काम, उससे मुक्ति दिलाने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। लोगों की सोच और नज़रिया बदलने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं हाथ में झाड़ू उठाई थी। जो गरीब कभी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ नहीं सकता था, देश में जो भ्रष्टाचार गरीबों के नाम पे होता था, उसको ख़त्म करने के लिए आज 44 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जनधन बैंक अकाउंट खोले गए जनधन योजना में। तो इस तरीके से विकास के बहुत तरीके अपनाए। बाकी रोड बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, नया औद्योगिकीकरण हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हो ही रही हैं। बिजली अभी तक हमारे जाने कितने लाखों ऐसे मतलब हजारों गांव थे इस देश में जहां पर बिजली चमकी नहीं थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में आने के बाद सभी गाँव को बिजली की व्यवस्था से संतृप्त किया, गांव-गांव तक विद्युतीकरण योजना चलाकर। तो इस तरीके से विकास के जितने भी तरीके हो सकते थे इस देश में, सभी वो किए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। आज देश पूरी तरीके से विकसित राष्ट्र की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। सर, बात की जाए यूपी की तो डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार। पिछले दिनों देखा गया है इन्वेस्टर समिट को लेकर के निवेशकों को रुझाने की एक तरह से कोशिश की गई है सरकार के द्वारा। क्या उम्मीद की जाए? ऐसा कि जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार विकास को गति देने के लिए इससे पहले भी 3 बार इन्वेस्टर समिट हो चुकी है। ये चौथी इन्वेस्टर समिट जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। तो ना केवल हमने देश के जो प्रमुख उद्योगपति हैं उनको बुलाया है, साथ ही साथ इस बार ग्लोबल जो लीडर्स हैं औद्योगिक क्षेत्र में उनको भी बुलाने का काम किया गया। और हमने जो पुरानी अपनी चीज़ें हैं ओडीओपी के माध्यम से हमने पुराने अपने जो लघु कुटीर उद्योगों को भी छोड़ने का काम नहीं किया है। जो हमारे गांव में लोग काम करते थे, चाहे कोई कुंभकार था, बढ़ई था, जो अपने आइटम्स बनाते थे, कोई खेल खिलौना बना रहा, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई पापड़ बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, उन चीज़ों को भी नहीं छोड़ा। कोई कालीन बना रहा है, दरी बना रहा है,
और साथ ही साथ बड़े बड़े उद्योग जो लगाने का काम है उसको भी हमने जोड़ने का काम किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो सोच है, निश्चित रूप से इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं और प्रदेश का विकास भी हो रहा है। आप चूंकि सहकारिता मंत्री हैं, सहकारिता के क्षेत्र में क्या कुछ विकास के कार्य हो रहे हैं? ऐसा है कि सहकारिता में हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ विभाग है। गांव के लोगों को किस तरीके से बैंकिंग की सुविधा से संतृप्त किया जाए, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विचार कर रहे हैं और निर्देश उनके द्वारा दिए जा रहे हैं कि हमको गांव के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग की सुविधाओं को पहुंचाना है। इसको लेकर हम लगातार अपने उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से अपना इसका प्रचार प्रसार और प्रसार इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि हम हर किसी को छुएं। अगर किसी तरीके से उसको पैसा जमा करने की आवश्यकता हो या पैसे की ज़रूरत हो लोन लेने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो हम उनको उपलब्ध कराएं। तो पूरा सहकारिता विभाग इसमें भी लगा हुआ है। साथ ही साथ जो किसानों को अपनी उपज है उसको सही ढंग से भंडारित करने के लिए वर्तमान समय में हमने अपनी क्षमताओं को, भंडारण की क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम की जो भंडारण क्षमता है उसको 42 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा दिया गया है और एफसीआई और सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन मिलाकर 65 लाख मीट्रिक टन की हमारी क्षमता है, जिसको 2-3 साल में हमको बढ़ाकर लगभग 100 लाख मीट्रिक टन हम करने जा रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े साइलो जो आधुनिक गोदाम है, स्टील के साइलो हम बनाने जा रहे हैं। 2-3 साल में कई जगह आप देखेंगे स्टील के साइलो, और जो कि आधुनिक तरीके से उसमें हमको अगर लोडिंग अनलोडिंग बिल्कुल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आधुनिक तरीके से हो जाएगी, उसमें मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरा, वो अन्न का एक एक दाना उसमें सुरक्षित रहेगा और जो पेस्टिसाइड उनको ख़राब करने के लिए लगाया जाता है उसका भी मिनिमम उपयोग होगा। तो इस तरीके से उसको भंडारण भी कर रहे हैं। साथ ही साथ किसान को अगर उसमें भंडारण के बाद कभी कभी किसानों को ये लगता है कि अभी जिस समय फसल होती है गेहूं या धान की, उस समय उसको अच्छा रेट नहीं मिल पाता है, तो हम एक आगे आने वाले समय में एक सुविधा किसानों को देने जा रहे हैं कि वह हमारे गोदाम में अगर कोई अपना अनाज भंडारित करता है और उसको किसी प्रकार के धन की आवश्यकता है, तो हमारे उस पर्ची के आधार पर ही कि इनका इतने क्विंटल गेहूं या धान भंडारित है या दूसरा कोई खाद्यान्न भंडारित है, उसकी मूल्य का अधिकतम 90% तक वह किसी भी बैंक से लोन भी ले सकेगा। देखा जाए सर तो प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो रामचरितमानस को लेकर के और हिंदू धर्म को लेकर के काफ़ी हमलावर हुए हैं। रामचरितमानस पर आरोप लगाया है कि उसमें पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए कुछ गलत तरीके के दोहे हैं, उनको निकाला जाना चाहिए। जबकि कल देखा गया तो उनका एक बयान आया कि जो है कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म जो अपनी ही लोगों को ऊंच नीच सिखाता है और ये दिखाता है। ऐसा है कि अब क्या कहें उनके बारे में कि कोई परम अज्ञानी ही व्यक्ति इस प्रकार की बात कर सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हम सबके लिए आदर्श हैं और उनको उनके चरित्र को दर्शाने के लिए, आदर्श व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए प्रभु श्री राम ने चाहे सबरी के जूठे भेड़ खाए, निषाद राज को गले लगाया, बानरों की सेना इकट्ठा की, तो पूरे आप रामायण में आप देखिए रामचरितमानस में सबको समावेशी समाज दिखाने की कोशिश करी। और मैं आज ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में जो एकता है, समरसता है, उसका बहुत बड़ा कारण हमारे रामचरितमानस है। रामचरितमानस के उन अंशों को भी उनको पढ़ना चाहिए जिसमें महिलाओं के सम्मान के लिए बात कही गई है। वो जब वो सुग्रीव और अंगद का संघर्ष होता है तो वो पूछते हैं कि बाली और सुग्रीव का, तो बाली पूछता है कि कारण कवन नाथ में महारा, मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा। तो प्रभु श्री राम क्या जवाब देते हैं? ये किसने लिखा है? तुलसी बाबा ने लिखा है कि अपनी छोटे भाई की पत्नी को किस रूप में देखना चाहिए। तो नारी का कितना बड़ा वर्णन उन्होंने किया है और सीता माता जी उनके साथ थीं
तो वो आदर्श नारी के तरह से प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो ऐसे में नारी के लिए कुछ कहना, तो मुझे लगता है कि तुलसी जी इतने ज्ञानी हैं, वो ऐसी बात कैसे उसका निकालते हैं। दूसरा, कोई बात साहित्य में लिखी जाए, गद्य में और पद्य में, यानी कि कविता के रूप में, जो कविता में बात लिखी जाती उसका भावार्थ लिया जाता है, उसका शब्दार्थ नहीं उस प्रकार से होता है, तो उसके शब्दों पे ना जाए, उसके भाव पे जाना चाहिए। तो ये शब्द में से कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर पद्य में कोई बात लिखी जाती है तो उसका अलग मतलब होता है। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने भावार्थ है उसका भी बिल्कुल सही और सटीक है। और आज जो जिस चीज़ को बात कर रहे हैं, आज क्या जातीय व्यवस्था में शूद्र कहीं है? शूद्र के लिए कोई संबोधन ही नहीं। तो जातीय व्यवस्था में कोई व्यक्ति किस प्रकार से व्यक्त कर रहा है, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि बेवजह की फिजूल की बातें हैं और इन चीज़ों से परे जाना चाहिए। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ, जब राम सेतु बन रहा था तो उस समय सागर समुद्र ने कहा कि भाई आपके पास दो बहुत बड़े इंजीनियर हैं, नल और नील नाम के, तो यह आपका पुल बना देंगे, सेतु बनाएंगे, उस पर आप पार कर लीजिए, आपकी सेना भी पार हो जाएगी। तो जिस पर जो है नल नील राम लिख देते थे जिस पत्थर पर, वो तो तैरता था, और उसके बाद जिस पर नाम नहीं लिखते थे वो लेके डालते थे, तो वो सागर में नीचे चला जाता था। तो किसी ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है जिस पे वो राम लिख देते हैं, तो वो तो तैरता रहता है, ऊपर रहता है, और जो जिसमें जो नहीं लिखते हैं वो भव सागर में समा जाता है। तो प्रभु श्री राम ने बुलाया उनको, नल नील को, ऐसा क्या है भाई जिस पे राम लिख देते हो वो तैरता है, नहीं लिखते वो नहीं। कहता, प्रभु जिस पे आपका नाम अंकित है, जिस पे आपका आशीर्वाद है, वो इस भवसागर में तैर कर पार करेगा, और जिसका साथ आपने ही छोड़ दिया तो वो इस भवसागर में डूब ही जाएगा। अब उनके भी अंतिम दिन आ गए हैं, उनका डूबना सुनिश्चित है। एक सर आखिरी सवाल, 2024 को लेकर के बीजेपी तैयारियों में जुट गई है, यूपी को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावों के लिए तैयारी करती रहती है। एक चुनाव खत्म होता हम दूसरी चुनाव की तैयारी में करते रहते हैं। साथ ही साथ हम केवल एक काम एक समय में नहीं करते हैं, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग हो गई कि एक समय में कई काम करते रहते हैं। हाँ, उसमें इंटेंसिटी किसी कुछ कम होती है, किसी की ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस समय चुनाव होता है चुनावी गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिस समय नहीं होता तो संगठन की बाकी दूसरी गतिविधियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह से 2024 के चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से शुरू कर चुकी है, और पूरा हमारा ये लक्ष्य जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तय किया है कि हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये इतिहास इस बार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। और जो लोग आज आलोचना कर रहे हैं, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम किया है, आज अखिलेश यादव उस बयान पर चुप हैं, मौन हो गए। मौनम स्वीकृति लक्षणम, यानी कि वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कह रहे हैं उसके तरफ पूरी तरीके से स्वीकृति और सहमति अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है। और मुझको लगता है आगे आने वाले समय 2024 के चुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी कि किस तरीके से राम से जो बैर करेगा वो राजनीति उत्तर प्रदेश में क्या कहीं देश में और दुनिया में नहीं कर पाएगा। धन्यवाद। तो ये थे जेपीएस राठौर, जिनका कहना था कि बीजेपी 2024 को लेकर के एक्शन मोड में है, तैयारियों में जुटी हुई है, और जो 80 सीटों का लक्ष्य है उसको बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार पार पाएगी। उससे आगे जा करके कहीं ना कहीं भारी बहुमत के साथ 80 सीट जीतेगी। साथ ही साथ रामचरितमानस को लेकर के जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया है, उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की स्वीकृति भी झलक रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, दिल्ली।